कैमरा मॉनिटर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ खुसूसी तौर पर स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि आमिर मतीन साहब भी हमेशा की तरह आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज पानामा लीक्स को मद्देनजर रखते हुए देखा गया कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ, हंगामा आराई हुई और अपोजिशन जमातों की जानिब से काफी हंगामा आराई की गई, एहतजाज किया गया। और दूसरी जानिब पानामा लीक्स ही हैं जो कि इमरान खान को बिलाखिर असम्बली में खींच लाई हैं। इमरान खान ने सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, मगर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के खानदान के एहतसाब का भी भरपूर तरीके से मुतालबा किया। हुकूमत यकीन और अपोजिशन जमातें दोनों तरफ से भरपूर तरीके से अपने अपने मौक़िफ़ का दिफा करने के लिए मौजूद रहे। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि रातों रात ही पीटीआई की एक विकेट गिरी, कैसे गिरी, अंदरूनी कहानी क्या है, ये भी आप तक शेयर करेंगे। तो आमिर मतीन साहब, सबसे पहले आपकी जानिब भी आते हैं। आज सारा दिन हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ उससे पहले भी आप वहां पर मौजूद थे, लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल से हमें अपडेट करते रहते। आज सारा दिन जो सूरत हाल पेश आई है, पहले तो वो जानेंगे। मेरा ख्याल आज की जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब का फाइनली आज पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में आना था। अब तो ये भी एक दिन आना था कि हम अपोजिशन के लीडर्स के पार्लियामेंट में आने के ऊपर ये खबरियत बन जाएगा। बहरहाल वो आए, मगर यही हम कहते रहते हैं कि आने से उनके बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब एक लीडर, पार्टी लीडर वहाँ पे खड़े होकर बात करता है, ना सिर्फ कि पार्टी पूरी एनर्जाइज्ड हो जाती है, हर कोई बात भी सुनता है। और मगर अनफॉर्चुनेटली जो आज सबसे मेरा ख्याल है नून लीग ने एक जो बुरा काम किया वो ये है कि पीटीवी ने उसको नहीं दिखाया जो आज रुदात थी वहाँ की। हालांकि इमरान खान ने मुतालबा किया था, इमरान खान ने मुतालबा चाहे किया होगा, वो सिर्फ उनके मुतालबे की वजह से नहीं है, वैसे ही जो है अखलाकी तौर पे कि जब वो पार्लियामेंट से बाहर धरने के ऊपर बैठे हुए थे तो उस वक्त सारा पार्लियामेंट दिखाया गया। आज जबकि वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं तो ये नहीं दिखाया जा रहा। ये पीटीवी ये बार बार हुकूमत को याद करवाना पड़ता है कि ये हुकूमत का पैसा नहीं है, ये आपके और मेरे बिजली के बिलों में से पैसे वहाँ पे काटते हैं और वहाँ पे आपके उस ये हमारे पैसों से चलता है। सो ये गवर्नमेंट का चैनल नहीं है, ये रियासत का चैनल है और उसके ऊपर इनको दिखाना चाहिए, जाने था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिखाया क्यों नहीं गया? अरशद साहब हमारे मेहमान हैं आज, बड़ा शुक्रिया इनका कि ये आए हुए हैं, मगर ये बेहतर बता सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये समझते हैं, इनका पीछे रवैया नून लीग का, कि ये समझते हैं कि ये नहीं दिखा के शायद ये इशू विल बी एबल टू ब्रश इट अंडर द कारपेट और ये शायद इस तरह ये ना पानी के रेले की तरह ये इशू दब जाएगा और इस तरह गुजर जाएगा और ये शायद इसकी हाइप नहीं बनेगी। तो पीछे और वो नज़र आ रहा था कि आज हुकूमत का बिल्कुल उन्होंने नॉर्मल जो उनकी लेड बैक एटीट्यूड, प्राइम मिनिस्टर एज यूजुअल नहीं आए, इंपॉर्टेंट वज़रा में से डार साहब भी नहीं थे, मुझे ख्वाजा साद रफीक, आज बड़ा जरूरी था। वो एग्जैक्टली वो इंप्रेशन ये दे रहे थे कि यार कोई तब्दीली नहीं आई, कोई मसला नहीं है, ये भी एक इशू आया और ये डील हो जाएगा, उनका ये था। अब ये मैं समझता हूँ इनकी बहुत खुशफहमी है और बहुत मेरे दानिश में सख्त लफ्ज़ है, मगर ये मेरा बेवकूफ़ी होगी अगर ये समझना इसको डील ना कर दा, नॉट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, बल्कि ये समझना कि जनाब ये गुजर जाएगा। पूरी दुनिया में इस वक्त क़यामत आई हुई है, लंदन से लेके अमेरिका, यूरोप, हर जगह में, इवन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने, हालांकि उनकी रूलिंग फैमिली का या रूलिंग पार्टी का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है, मगर वहाँ मोदी साहब ने कहा है कि जनाब आपने 26 अप्रैल से पहले मुझे सारी रिपोर्ट्स देनी है। और यहाँ ये समझ रहे हैं कि हो पीटीवी पे भी नहीं दिखाई जाएंगी, कोई कुछ नहीं है तो नहीं होने से हो जाएगा। इतने दिनों से आमिर मतीन साहब जो आप ये बात कर रहे थे कि हुकूमत इस तमाम तर मामले को सीरियस नहीं ले रही, आज वज़ीर आज़म तशरीफ नहीं लाए, डार साहब मौजूद नहीं थे, तो कहा जा सकता है कि सीरियस नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल आज नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी है, अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया था इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, इसको टीवी पे ना दिखाया जाए, आम आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ऐसे नहीं रुकेगा। दूसरी ये चीज मुझे नजर आई ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर में, अरशद साहब उन्होंने वो जाहिर है बड़े बयान तो तकरीर बड़ी ज़बरदस्त धांसू किस्म की करते हैं, बड़े एग्रेसिव करते हैं, पर जो स्ट्रेटजी उसके पीछे नज़र आई ना कि शौकत खानम पे अटैक कर दो और इमरान खान का, वो समझते हैं कि ये इक्वेट कर सकेंगे, ये दो इशूज़ की बराबरी है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो हम जो इमरान खान पे लगाएंगे तो ओल्ड स्टाइल, मुझे एक मिनट दे मैं कंप्लीट कर दूँ, ओल्ड स्टाइल है कि बराबरी हो जाएगी और दोनों पहलवानों का बराबरी का वो सलूक हो के एंड। प्रॉब्लम ये है दो तीन इश्यूज इसके अंदर, एक ये है कि वो इमरान खान ठीक कह रहे थे, ये इमरान खान ने इल्ज़ाम नहीं लगाए, ये इंटरनेशनली पूरा एक क्राइसिस आया हुआ है, उनकी तरफ से आए हैं। दूसरा ये है कि उनको वो अगर आप ले भी आएंगे, उन्होंने जिस तरह कहा बड़ी अच्छी मेरा स्ट्रेटेजी थी कि जी अब हमारे भी अदालत में ले जाएं। तो तीसरा
उन्होंने ये जो मैं लास्टली मैं कह दूं कि जो ये ख्याल था ख्वाजा आसिफ का आज नज़र आया कि उन्होंने स्ट्रेटजी ये लड़ाई है कि नहीं हमने जनाब इनके कहने पे ये एक मज़ाहमत करनी है और इनकी डिमांड नहीं माननी, तो उन्होंने कहा जनाब अदालती कमीशन ही जो है ना वही जैसा प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में इतना प्रेशर बढ़ेगा कि इन्होंने जो पिछली दफ़ा धरने में जैसे हुआ था कि सारी डिमांड उनकी मोर और लेस 90% मानी थी, अभी भी मानेंगी, और मगर ये है कि ये 100 प्याज खाने के बाद मानेंगे, और जब तक ये रोज गन पड़ा रहेगा रोज ये इशू होगा और अल्टीमेटली मानेंगे। ठीक है, आसानी से नहीं मानते। ठीक है, आमिर मतीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अरशद शरीफ साहब, जिस तरह से गुफ्तगू के आगाज से ही शुरू करेंगे, आमिर मतीन साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को सीरियस नहीं लिया जा रहा, और आज जो इखलाकन PTV के ऊपर दिखानी चाहिए थी तमाम तर सूरत हाल अंदर कौमी असम्बली के इजलास की, वो नहीं दिखाई गई। इमरान खान की जानिब से मुतालबा किया गया था कि PTV पर दिखाया जाना चाहिए। हुकूमत जो चीजें सोच रही है, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत को रियलाइज होगा कि ये हुकूमत की खाम ख्याली थी कि मामला दब जाएगा? बिल्कुल, जैसे आमिर मतीन साहब ने कहा, PTV पे जब से नए चेयरमैन साहब आए हैं तब से जो हम लोग पैसे देते हैं इसकी फीस के, वो भी बढ़ाई जा रही है। यानी कि जो पहले 25-35 रुपए देते थे उसमें इजाफा किया जा रहा है, मजीद पैसे आवाम की जेब से निकाले जा रहे हैं। और काम क्या हो रहा है कि जनाब हुकूमत का हमने दिफा करना है, सेंसरशिप करनी है, अपोजिशन की बात नहीं आने देनी। जबकि इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब थे, उस वक्त अपोजिशन को कुछ ना कुछ एयर टाइम मिल जाता था। तो ये चेंज एट द टॉप जब आती है उससे हमें अंदाजा हो रहा है। आजकल आपकी बात सॉरी काट रहा हूं, वहां पे रोज कढ़ाइयां खाई जा रही हैं, वो बाकायदा जो ये सारी मीडिया स्ट्रेटेजी का एक सेशन PM हाउस के अलावा वहां होता है, वो बाकायदा वो मैं दुकान का बता दूं जहां से कढ़ाइयां आती हैं वो भी मैं बता दूंगा, आप जारी चलें वो भी हम बात करते हैं। और भी काफी मुलाकातें हो रही हैं कि किस तरह प्रोडक्शंस के हवाले से क्या किया जाना है, उस पर भी काफी नजर है। तो जो PM हाउस का आपने जिक्र किया, वहां पे कल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू जुनेद, जो मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के नवासे हैं, उनकी कल वहाँ पे सालगिरह बाकायदा मनाई गई। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो तस्वीर वहाँ से हमारे चंद दोस्तों की तवस्सुत से हमें मिली, तो उसमें बहुत अच्छी बात है, सालगिरह हुई तो वहाँ जो प्रेजेंटेशन थी, जो दानियाल अजीज साहब भी वहाँ पे नज़र आए, फिर मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी वहाँ पे नजर आए, और PID की जो प्रेजेंटेशन थी उसकी एक कॉपी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सामने पड़ी थी, और जो बैकग्राउंड में कंप्यूटर पड़ा था वो आप उसमें शीशे में रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो रिफ्लेक्शन आप उस पर देख सकते हैं कि वो आपको नजर आ रही है। तो इस पर सवाल ये उठता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये सारे जाके रिपोर्ट करते हैं, और एक और साहब वहाँ पे नजर आ रहे हैं जो सोशल मीडिया सेल उसको हेड करते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूदगी नजर आ रही है। तो इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग वाला एक जो है कि जनाब चलें यहाँ हमने जाके रिपोर्टिंग चैनल जो है यहाँ पे, और फिर आप जो देखते हैं कि दानियाल अजीज साहब वैसे बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, और जितना उन्होंने काम किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे, फोकस अगर वो उन चीज़ों के ऊपर रखें और अपनी एनर्जीज उस जगह पे लगाएं तो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। के साथ आजकल वो जज्बाती कुछ ज्यादा, वो जज्बाती इसलिए हुए हैं कि जब दरबार में हाजिरी लगती है तो वहाँ पे तालियां भी बजती हैं, तो इसको प्रेज भी किया जाता है, तो फिर मोर एनर्जेटिक होकर आप जाके ना वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं कि शायद जो हुक्मरान है उस दरबार में ये परफॉर्मेंस उनको पसंद आएगी, वो खुश तो ये वाला जो है ना एक माइंडसेट के जनाब हम इशू को इवेट कर सकेंगे। जो कल भी PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां भी यही कोशिश की गई कि जनाब तहरीक इंसाफ के ऊपर फोकस लेके जाया जाए। इमरान खान और इन लोगों को यह एहसास नहीं है कि कैंसर पेशेंट की जो मुश्किलात होती हैं वो कितनी ज्यादा होती हैं। आपने सरकारी तौर पे तो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, और इमरान खान ने आज बहुत अच्छा किया कि उन सारी चीजों को ना सिर्फ क्लैरिफाई किया, अपने आप को भी एहतसाब के लिए प्रेजेंट किया। और इतना ये लोग इस पे गए हुए थे, वैग द डॉग, कुछ हमारे DMG के भी दोस्त PM हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि मीडिया हाउसेस के भी माजी में चक्कर लगाते रहते थे, कुछ आजकल एक और DMG वाले वो समझ वैग द डॉग उनकी बहुत फेवरेट मूवी भी रही है, और वो मिसालें देते थे वैग द डॉग। यार तुमने वैग द डॉग मूवी देखी है? मैंने उस वक्त देखी नहीं। कहते यार ये जरूर देखो, इससे पता लगता है कि जब हुकूमत किसी मसले में फंस जाए तो हमने ऑल्टरनेट इशू कैसे क्रिएट करना है, मीडिया अटेंशन कैसे डाइवर्ट करनी है। और वो भी सुना है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के काफी करीब है वो भी। तो जो डाइवर्जन वाला आपका सवाल था ना कि हुकूमत सीरियसली नहीं ले रही, हुकूमत सीरियसली ले रही है, लेकिन इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करिए कि जनाब कुछ ब्लेम इधर फेंके, कुछ पीपल्स पार्टी के ऊपर फेंके। जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी कौम से दूसरा खिताब अपना किया था, उसमें कोई इंटरनेशनल इश्यूज की उन्होंने बात नहीं की, अपने जाती वजाहतों के लिए कौम से उन्होंने खिताब किया, और उसमें आके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब उनके ऊपर भी इल्जामात लगा दिए। तो इस तरह की वो जो डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं वो पूरी हुकूमत की तरफ
से नजर आ रही है। और जो मेन एक मिनट जो मेन इशू है उसको किसी ना किसी तरह चाह रहे हैं कि दबा दिया जाए, इसी वजह से पीटीवी पे भी कवरेज नहीं आ रहा। ऑल्टर डिफरेंट इशू। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इमरान खान जरूर से ज्यादा इस बार होशियार निकले और असेंबली में भी पहुंच गए इजलास में, और जो अस्पताल से मुतालिक बातें की जा रही थी बाकायदा उनके सबूतों के साथ उन्होंने कहा है कि पहले हमारा एहतसाब किया जाए, सबूत हमारे पास मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इसी तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, कुछ तस्वीर हम अपने देखने वालों को दिखा रहे हैं इस स्क्रीन पर, तो आपके जहन में कोई शरारत थी शायद? नहीं, शरारत नहीं। मैं ये जो मेरे ख्याल हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि जो पीएम हाउस के अंदर स्ट्रेटजी सेशन, मीडिया स्ट्रेटजी सेशन हो रहा है, तो मैं सिर्फ उसके मतलब गौर कर रहा था कि एक तो उसके अंदर वो जो कल उन्होंने पीआईडी में भी ग्राफिक्स दिखाई इमरान खान की, तो वो ये सोच रहे थे कि ये जो मियाँ साहब की उनके 3 बच्चों की ग्राफिक्स चल रही हैं इस वक्त, कि शायद उसके मुकाबले पे ये ग्राफिक्स लाए हैं विदाउट रियलाइजिंग, बगैर ये सोचे हुए कि वो ग्राफिक्स जो हैं वो पैनामा लीक्स की हैं और वो दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। उसमें कोई वो हम नहीं कर रहे या पीटीआई नहीं कर रही, तो ये ग्राफिक्स से वो उसका मुतबादल नहीं है। दूसरा, मैं बल्कि अच्छा साहब से पूछना चाह रहा था कि ये भी बड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि मैं ये जो मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये टीवी आ रहा है और केक खाया जा रहा है, तो मैं सोच रहा था ये उस तरह ही है कि किसी डॉक्टर को बगैर सिम्टम्स बताए हुए तशखीस करना, कि इन बेचारों को क्या पता है कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ से आए, कब गए, हसन के पास कब गए, नहीं गए, ये तो सिर्फ घर वालों को पता है। ये चीज़ें बतलाए बगैर ये हमारे बेचारे जो मीडिया मैनेजर्स आजकल इनकी नौकरी बड़ी मुश्किल में है कि उनको कुछ नहीं बताया जा रहा, ना ज़ाहिर उनको पता है कि ये 20-30 साल से ये पैसों का इत्तेफाक फाउंड्री के अकाउंट्स का या तो डार साहब बताएं या उनका कोई और अकाउंटेंट बताए, फैमिली पर्सन बताए, तो समझ आती है। ये बेचारे इनको पता भी नहीं है कि इस मरीज़ की बीमारी क्या है, मगर उनको तशखीस पे लगाया हुआ है। आप इनके रोल को देख रहे हैं? अच्छा साहब, मैं इनकी जात से डायरेक्टली सवाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रोल है आमिर मतीन साहब, और इसमें तलाल चौधरी साहब हो गए, दानियाल अजीज साहब हो गए, तारिक फजल चौधरी साहब थोड़े से लकी रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर का ओहदा उनको मिल गया। और जिस तरह से वो बैठे हैं, आप बॉडी लैंग्वेज से देख लें कि वो जैसे बिल्कुल एक दरबार में हाजिरी नहीं हो रही होती उस तरह से मारवी मेमन भी इस क्लब का हिस्सा होती थी, वो गायब हो गई है। बीआईएसपी कोई 90 बिलियन रुपए के बैठी हैं उस पर, और जाली वो जो बीआईएसपी के स्कैंडल्स भी चल रहे थे एक पोस्ट ऑफिस का, उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो अलग फाइलें अभी खुलनी है, वहाँ पे काफी अच्छे मसाइल। मीडिया स्ट्रेटजी से अब बाहर जा चुकी है। बिल्कुल, वो तो हर एक की मीडिया स्ट्रेटजी का हिस्सा थी ना। जैसे आजकल के इनके लॉ मिनिस्टर हैं, मुशर्रफ दौर से लेके अभी तक वही चेहरे चले आ रहे हैं। जैसे हमारे इनमें इन मीडिया स्ट्रेटजिस्ट में और भी बहुत से लोग जो मुशर्रफ साहब के साथ हैं, वो भी इसी मीडिया स्ट्रेटजिस्ट बने हुए हैं, आते हैं बड़े दबंग होके डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि जनाब पूछ लें और कह दें कि जनाब ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका जाती मसला है, इसको आप खुद डिफेंड करें जाके। लेकिन शायद वो डिफेंड इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास है कि ना ये वाला ट्रेल जो है पैसे का, ये इवेंचुअली जाके रुकना है एट द टॉप। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी बाज़ दफ़ा गिलानी साहब के मसले में जब वो ख़त नहीं लिख रहे थे कि द बक स्टॉप्स एट द टॉप, तो व्हेन द बक स्टॉप्स एट द टॉप, तो टॉप पे तो फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं और कहानी फिर जाएगी 1990 तक। और आज लॉर्ड नज़ीर साहब ने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में कहा है कि ना ये तो 90 के फ्लैट लिए हुए हैं, फिर अल तौफीक भी खुलेगा, जब अल तौफीक खुलेगा तो फिर इसहाक डार साहब का मनी लॉन्ड्रिंग वाला वो केस खुलेगा, वो केस खुलेगा तो उस एफिडेविट में बहुत सारे नाम आए हुए थे। उनमें से एक नाम अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि एक नाम जिसके अकाउंट्स को इस्तेमाल करके पैसे बाहर भेजे गए, उसमें एक जिन साहब का नाम था, उन्हें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। इस तरह के और बहुत सारे कारनामे हैं जिसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आती जाएगी। तो ये वो नेटवर्क है जो कि माजी में भी था, माजी में केसेस का फैसला नहीं हुआ। आपने को याद होगा एक टेप भी आई थी, कोई जज साहब से सैफुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जनाब केसेस का फैसला कैसे होना है। इसी तरह के केसेस इनके खिलाफ फाइल थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल थे, वो वाले सारे केसेस भी सेटल हो गए। और पनामा लीक्स में अब देखते हैं और कौन कौन से नाम है। सुना है कोई 2 जजेस के भी नाम है, वो कौन से नाम है। एक सवाल है वो मैं इनसे करना चाहूंगी। मैं 1 मिनट आपकी इजाजत से, अगर ये बात ये स्पेकुलेटिव तरफ चली गई है तो मैं आपको खबर दे देता हूँ कि एक आधे जज जिनका नाम है वो इनके जो असासों के केस का फैसला करने वाले भी वही थे। मतलब जो ऑफशोर कंपनियों के असासों का फैसला जिन्होंने इनके हक में किया, उनका अपना नाम ऑफशोर कंपनियों में आ रहा है। मगर लास्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
अगर ये आपके जैसे दोस्तों के ऊपर ये छोड़ दी गई कि और ये जिस तरीके से आपने ये अभी बड़ा ही सारा फिगर वर्क 90s का बयान कर दिया, इससे आसान काम है कि ये अपोजिशन की मर्जी का एक कमीशन बना दें, तो जितनी अगर हमारी इमेजिनेशन पे छोड़ेंगे, इमेजिनेशन नहीं आमिर मतीन साहब, आपको पता है कि मैं कोई पैराशूट एंकर तो हूं नहीं। मैं तो कब रिपोर्टिंग से सिटी रिपोर्टिंग, मैंने गली नालों की भी रिपोर्टिंग की हुई है, इमेजिनेशन सिटी रिपोर्टिंग भी की हुई है, डिफेंस भी, फॉरेन ऑफिस भी, पार्लियामेंट भी, सब रिपोर्टिंग करके आए आपने खबर दी है। इस तरह से मैं फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन पे तो बात करूंगा नहीं। इमेजिनेशन और आप मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं 10 डॉक्यूमेंट भी निकालूंगा जो कि आपको पता है हमारे जो दोस्त वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं वही फ्राहम करेंगे। इमेजिनेशन आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि आप ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हर गली बल्ले के बच्चे को भी नजर आ रहा है कि जनाब ये ट्रेल 92, 93, 94 से शुरू हुई है, और ये आपके मेरे फिगर्स नहीं, हम रोज कहते हैं कि जनाब ये 300 जर्नलिस्टों ने वेट करने के बाद, जर्नलिस्ट को छोड़ें, अब मसला क्या आ रहा है, ये आ भी जाता, सारा कुछ होता, अगर आप सच बोल देते तो इससे पहले आज तक इन चीजों पे, करप्शन में पाकिस्तान में किसको सजा मिली है? पाकिस्तान की कौम बड़ी माफ करने वाली है, बड़ी समझने वाली है। कहते हैं अच्छा जी चलें, आपने हमें मेट्रो दे दी, आपने हमें बिजली दे दी, आपने हमें सस्ती रोटी दे दी, आपने हमें नंदीपुर दे दिया, हम आपको फिर वोट दे देंगे। तो और यही बात शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं, तो लोग तो इनको फिर भी माफ कर देते, सच बोल देते। जिस दिन ये सच बोल देंगे ये इशू खत्म हो जाएगा। सच को छोड़ें, झूठ भी अगर ये बोल दें कि मैंने बच्चों से कह दिया है कि आप बच्चे वापस आ जाएं और ये जायदादें भी लेके आए और हम ये ट्रस्ट बना देंगे, लोग फिर भी मान जाएंगे। किसने देखा है कि आते हैं नहीं आते हैं सारे, वैसे मगर जो उनका हुसैन नवाज को अगर जरूरत पड़ेगी, नैब होगा, FIA होगा, कोई भी इदारा होगा, हुसैन नवाज उसके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन बात यही वही है कि अरशद शरीफ साहब ने जिस तरह से अरसलान इफ्तिखार साहब पे कमीशन बना था, वो गवर्नमेंट सोच के बैठी, वो टैक्स ओम्बड्समैन का वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें, साबिक चीफ जस्टिस साहब, और ये वही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, इफ्तिखार चौधरी फार्मूला। वापस आके इस पे बात करते हैं कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है, क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो पाएगी, या ऑपोजिशन की जानिब से जितना सख्त रवैया इस वक्त देखने में आ रहा है और जो मुतालिबा सामने रखे जा रहे हैं, क्या हुकूमत वो तस्लीम कर पाएगी? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, असेंबली इजलास की कार्रवाई की जानिब बढ़ते हैं, इस पर भी मजीद सवालात हैं मेरे पास। खुर्शीद शाह साहब की बात करेंगे। सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा कि कमीशन जो है वो 30 साल में भी सबूत हासिल नहीं कर पाएगा, इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि इंक्वायरी कमीशन से ज्यादा इसका ऑडिट होना चाहिए। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है उनका और हुकूमत को इस बारे में यकीनन सोचना चाहिए। अगर उसके मंदरजात पे जाए ना उनकी स्पीच के, तो उसके अंदर सब्सटेंस था कि जिस तरह उन्होंने एतजाज हसन साहब ने ये आइडिया किया था, और अल्टीमेटली मेरा ख्याल इनको करना पड़ेगा कि इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होगा। ये आपके बाहर की मुल्क की कंपनी हो गई या पाकिस्तान की, आजकल इंटरलिंक्ड है, मेरा ख्याल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में भी बड़े इंपॉर्टेंट ऑडिटर्स जो इंटरनेशनल हैं जो कि बड़े आराम से कर सकते हैं, मगर मुझे उनके मसलन कौन से जिनको के सरकारी ठेके मिलते हैं, हर साल उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के कंसल्टेंट्स नहीं है, उनको लाखों लाखों रुपए की फीसें भी मिलनी है, वो वाले इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो हर ठेके में इन्वॉल्व होते हैं वो फोरेंसिक ऑडिट करके देंगे। आमिर मतीन साहब क्या बातें करते हैं। वैसे मुझे ये बताएं, ये रऊफ क्लासेस साहब किधर इतने दिनों से गायब हैं, और मुझे आप बुला लेते हैं, बाकी लोगों को बुला लेते हैं, सुना है कोई वो ऑफशोर अकाउंट्स की, ऑफशोर अकाउंट्स की तहकीकात करने तो नहीं गए हुए, और स्विस अकाउंट्स जो हैं वो रऊफ क्लासेस हमें भी वैसे क्लासेस साहब की आमद का शिद्दत से इंतजार है कि वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो एक खबर आ रही है कि स्विस अकाउंट्स में को ज्वाइन करेंगे हमें। मगर आपका ये कहना अरशद साहब, माफ कीजिएगा, कि पाकिस्तान में कोई ऑडिटर नहीं है, ये आप जाने दें, मगर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ऑडिटर्स हैं, मगर मेरा जाती ख्याल है, लेकिन अगर उनमें से किसी फर्म को ऑडिट दिया गया, फोरेंसिक ऑडिट, जो कि जिनको सरकारी ठेके ऑलरेडी इस हुकूमत से मिल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल का निशान आएगा। मैं समझता हूं कि इस पे जब तक जिस पे तस्फिया होगा, जाहिर है जिस पे PTI या पीपल्स पार्टी वाले, एक पे ऑपोजिशन लीडर है, उनके साहबजादे की कोई है कंपनी, दूसरी में कोई और बैठा हुआ है। आमिर साहब जाने दें ये बातें, आप बैठ के डिटेल्स, आपको मुझसे बेहतर ये सारे मामला पता है,
किस तरह होता है, कौन सी आप ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाने लगे। फोरेंसिक ऑडिट में आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब बताएंगे कि हाँ जी ये पैसा यहां से इस वक्त गया, 2006 की जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है 1992 वो अभी तक आपका प्रूव नहीं हुआ। फोरेंसिक ऑडिट को आप निकाल के देंगे कि हाँ जी दुबई में मैंने ये कंपनी बनाई, जद्दा में मैंने ये वाली अजीजिया स्टील मिल बेच के मैंने ये हिल मेटल कैसे ली, इतने पैसों में ये हुआ। ये आपको सवालात के जवाब देंगे। लंदन में आपको बैठ के सवालात के जवाब देंगे कि जी हाँ 1996 में ये थे हमारे पास पैसे, 2001 में ये पैसे आए, इससे फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट बनी, कुंबर ग्रुप जब हमारे पास बना तो उसमें इतने लाख पाउंड हमारे पास कहां से आ गए, फिर कुंबर ग्रुप ने बंद क्यों किया। खुदा का खौफ करें आमिर मतीन साहब, इतने बड़े बड़े सवालात हैं, इतने बड़े बड़े सवालात। जनरल तब्दील कर दिया गया था, अपना मनपसंद गवर्नमेंट लेके आई थी और आप भी इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे गेस्ट कौन है और एंकर कौन है, मगर मैं ये जरूर करूंगा कि जो भी एडिटर आए आपसे एक मुलाकात जरूर कर ले, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, काफी हो जाएगा। मगर ये मैं समझता हूँ अरशद साहब पीटीआई का इम्तिहान है कि बजाय इसके के बाद में वो शोर मचाएं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की करवाने के बाद उन्होंने फिर सब पे अटैक कर दिया था, उनको इंश्योर करना है कि ऐसे ऑडिटर्स बुलाए जाएं या उन पे हाँ करें जो कि ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं सऊदी अरेबिया के भी ये चीज़ इस सब को समझ सकें और करवा सकें। मेरा ख्याल है इससे पहले इस दफ़ा मोमन जो है ना वो दूसरे दफ़ा उस सुराग से नहीं डसा जाता, तो ये डिपेंड करता है कि पीटीआई वाले क्या मानते हैं क्या नहीं। मगर ये आपने मोमिन की बात की, यहाँ तो वो कह रहे हैं यार कुछ तो दुआ में कि हमारी फेस सेविंग हो जाए, उसके बाद जैसे मामला चलते हैं चलते जाएंगे। ऐसे नहीं होता कि जनाब आमिर मतीन साहब बैठे, आमिर मतीन साहब ये अनाउंस करेंगे जी कमीशन बनेगा और वो कमीशन आमिर मतीन की चोरी पकड़ेगा और वही कमीशन आमिर मतीन को रिपोर्ट करेगा और फिर आमिर मतीन उस कमीशन की रिपोर्ट पे बैठ के फैसला करेगा। किस ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? मैं आपसे ये यकीन से कहता हूं, मैं अपने तजर्बे पे, आप मुझसे शर्त लगा लें कि ये इशू डाई डाउन नहीं करेगा हमारी वजह से। नहीं, कोशिश हो रही है कि इसको डाइवर्ट किया जाए। मुझे ये बताएं आमिर मतीन बैठ के अपने खिलाफ कमीशन बना के उस कमीशन से कैसे कोऑपरेट करेगा और सारी चीजें, वो कमीशन की रिपोर्ट आएगी, अपने खिलाफ फैसले देगा बैठ के। एक सवाल तो इनका तो जवाब दे दें। इसी से मुतालिक बात करना चाह रही हूँ आमिर मतीन साहब। देखें इस वक्त जो टारगेट है वो नून लीग की हुकूमत है, नून लीग इस वक्त टारगेट पर है। टारगेट नहीं है वो, जैसे शेख रशीद कहते हैं गाजरें खाई हुई हैं। अच्छा नहीं, टारगेट आप बिल्कुल गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। नून लीग अकेली नहीं है, इस वक्त एक बहुत मुख्तदर तबका है, मगर जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। लेट मी जस्ट कंप्लीट माय आंसर प्लीज। कि मेरा ख्याल है कि ये इसलिए डाई डाउन नहीं होगा और ये बड़ा मुश्किल होगा नून लीग वाले, और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर उनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि मानने का ये मतलब है कि ये सारे जो अभी तक शवाहिद नज़र आते हैं वो इसमें फंसते हैं, उनकी हुकूमत भी जा सकती है और भी बहुत कुछ जा सकता है। जो नज़र आ रहे हैं अभी तक जो शवाहिद आ चुके हुए हैं, मैं मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं आई कैन बी इंटायरली रॉन्ग, मगर ये मेरी वजह से मुझे याद आ गया। एक मिनट याद डरा नहीं रहे आप, मशवरे दे रहे हैं बैठ के। लास्ट टाइम आपने मशवरा दिया था कि जुडिशियल कमीशन और ये अनाउंस कर दे, वो उन्होंने कौम से खिताब कर दिया था। मैं तो बड़े गौर से आपको सुन रहा हूं। मैं अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि मेरी वजह से ना करें आमिर मतीन साहब। मैं फिर ऑन एयर बैठ के बताऊंगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट है और आपकी बात कितने गौर से सुनी जाती है, क्योंकि आप सबसे पुराने पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, यहाँ के सबसे पुराने आप पार्लिमानी डायरी लिखते हैं, तमाम लोग आपको बड़े अच्छी तरह जानते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना आई वुड नॉट लाइक टू फ्लैटर माई सेल्फ, इतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मगर मेरी सिर्फ अर्ज सुन लें कि ये इंपॉर्टेंट, ये क्यों डाई डाउन नहीं करेगा और ये इशू बनेगा, वो इसलिए हमारी वजह से नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान या नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं, ये क्योंकि एक बैनुल अक़वामी इशू है और रोज आप देखिएगा इसकी साला रोज मुझे 2 मिनट सुन लें, डेवलपमेंट्स आएंगी कि आज इंडिया में ये हो गया, आज बरतानिया में कैमरून की गवर्नमेंट को ये हो गया, वो इस इशू को अलाइव रखेगा क्योंकि इससे पूरी दुनिया तब्दील होने जा रही है। तो जब दुनिया तब्दील होने जा रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में हम इसका जिक्र ही नहीं करेंगे। हमारी वजह से नहीं, दुनिया की वजह से इशू अलाइव रहेगा और ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं नून लीग वाले कि ये मैं एक मिनट मुझे दिए कि ये नजर आ रहे हैं अरशद, ये नजर आ रहा है कि ये उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, ये मजामत कर रहे हैं, इनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनको बल्कि एक स्टेप आगे जाना चाहिए कि ये पीटीआई वाले मांग रहे हैं, हम इसके अलावा भी देते हैं। तो आज अभी तक नजर नहीं आ रहा, जो कि मुझे लगता है ये 1, 2, 3 महीने के बाद ये इशू चलता रहेगा, ये बाद में शायद करेंगे, अल्टीमेटली इनको करना पड़ेगा, इनका ये माजी भी रहा है। आमिर मतीन साहब मुझे ये बात बताएं, यही पार्लियामेंट है और आप अभी तक उन अच्छे रिपोर्टर्स में से हैं, साथियों में से जो रेगुलरली पार्लियामेंट जाते भी हैं, इसी पार्लियामेंट में मई 2014 में एक फिगर आई थी कि पाकिस्तानियों का $200 बिलियन
स्विस अकाउंट्स में पड़ा है। इस हुकूमत ने पिछले 2 साल में वो $200 बिलियन लाने के लिए क्या इकदाम किए? इसलिए नहीं किए कि जनाब आपके तमाम हुक्मरानों के वहां पे 200 टॉप फैमिलीज, एलीट फैमिलीज, इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, उनके वहां पे असासे हैं। और अभी रऊफ क्लासा साहब जब लेके आएंगे ना स्विस अकाउंट्स की डिटेल लग पता जाना है के बारे में। मुझे वक्फा के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ इस हुकूमत और पिछली हुकूमतों की दुनिया बदल गई है और किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, इस बारे में भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तो आमिर मतीन साहब, आपकी तरफ तो आएंगे, लेकिन एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, अरशद शरीफ साहब आपने बहुत सारे नामों की बात की है, लेकिन परवेज रशीद साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे हैं, उनमें आपका नाम भी आ रहा है। हाँ, परवेज रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया। आपने बता दिया कि मेरी ऑफशोर कंपनी तो नहीं निकल आई, पनामा लीक्स में मेरा नाम तो नहीं आ गया। लेकिन एक जो बड़ी खबर आ रही है आमिर मतीन साहब, जो स्विस अकाउंट्स, इट्स अ वेरी सीरियस न्यूज कि जो हमारे हुक्मरान तबका है, क्योंकि हर ऑफशोर कंपनी के साथ मल्टीपल अकाउंट्स भी लिंक्ड होते हैं और स्विट्जरलैंड में जो अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात आ रही हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक रऊफ क्लासा साहब के पास काफ़ी बड़े बड़े कार्टन्स हैं जो कि वो लेके आ रहे हैं स्विस अकाउंट्स की तफसीलात, और आने वाले चंद दिनों में ये तफसीलात पूरी कौम के सामने, जैसे आप कह रहे थे कि एक पनामा लीक्स का बॉम्बशेल आया, दूसरा बॉम्बशेल उस हवाले से आएगा। मैंने ये खबर भी कहीं पढ़ी है कि वाजिद शमसुल हसन के घर में वो जो डब्बे स्विट्जरलैंड से आए हैं कुछ मिसिंग हैं, तो पता नहीं डब्बे कहाँ से निकलेंगे, ये भी देखेंगे। मगर अभी जो आप ब्रेक में खबर बता रहे थे कि कैमरून साहब ने, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं, खबर आ रही है इंडिपेंडेंट अखबार के हवाले से, मान दिया है कि वो ऑफशोर अकाउंट्स में उनके स्टेक्स थे। अब ये बहुत बड़ा, ये जो मैं आगे आपसे अर्ज कर रहा था कि ये डाई डाउन नहीं करेगा, इसकी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। और आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि जनाब ये 200 लोगों का बिलियन का आगे साग डार साहब ने भी कहा कि दुबई के अंदर अकाउंट्स है, मगर कुछ नहीं हुआ। उससे पिछले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी कुछ नहीं हुआ, मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ। बात सच्ची ये है कि पाकिस्तान में एक मुक्तदर तबके ने यूं करके स्ट्रैंगल होल्ड किया हुआ पूरे मुआशरे को। और ये जो है हमारे यहाँ तो सख्ती थी, वो कार्टेल्स और वो मोनोपोलीज और वो तमाम उन्होंने यूं करके बांधा हुआ था। तो ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू है कि बाहर की, क्योंकि ये विकी लीक्स की तरह ये लीक्स हो गई हैं, तो हमें एक मौका मिल रहा है कि जिससे हम अपने मुल्क को ठीक कर सकते हैं, या कम से कम एक उनके खिलाफ शवाहिद आए हैं। वरना यहाँ पे आगे जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे और मियाँ साहब भी अपनी स्पीच में कह रहे थे कि जनाब ये 20-30 साल में बड़ा कुछ हमारी बड़ी अकाउंटेबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी तो पीपल्स पार्टी की हुई, कुछ नहीं निकला, मुशर्रफ की हुई, कुछ नहीं निकला, ज़ियाउल हक की हुई, कुछ के नहीं निकला। इसका मतलब निकला नहीं तो ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं हुई है। इशू ये है कि पाकिस्तान में निकले से मुराद है कोई बड़ा हाई प्रोफाइल। आप जाके सड़कों पे देखें, इवन इस्लामाबाद की सड़कों पे, यहाँ पे जो जिन लोगों के पास घर नहीं है वो यहाँ पे सड़कों पे सो रहे हैं। आपकी पॉवर्टी लेवल जो गुर्बत की सतह से नीचे आपके मिलियंस ऑफ लोग इतने ज्यादा बढ़ती जा रही है आपकी, वो इसी वजह से ना कि यहाँ से ये लोग पैसा बटोरते हैं, जाके बाहर रखते हैं और उसका ट्रेल नहीं है। इस मसले को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। मुझे बताएं कौन से कोई 4-5 कौन बनेगा करोड़पति के प्रोग्रामों में जाके आपने इतनी तेजी से ये पैसा बना लिया। मुल्क की पाकिस्तान स्टील मिल तो आपसे सीधी नहीं होती और आप कहते फिरते जी हमारा फैमिली नॉलेज स्टील इंडस्ट्री का, ये वाली कौमी असासे आप सही नहीं करते। ये लोग अपनी में तो देखिए ना, मेरे के कारोबार कितने आगे बढ़ गए, अपने को चलाना नहीं चाह रहे। अच्छा साहब, मेरा ख्याल है आगे मुझे इसमें डेविड कैमरून वाली आपने आमिर मतीन साहब बात की, अगर 2000 रोज इसकी रिप्लिकेशंस ये हैं कि इस बात का इम्कान है कि कैमरून साहब रिजाइन कर देते हैं। मैं यही कह रहा हूं, इसके बाद पता नहीं क्या क्या इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी, हम इससे क्या बचे रहेंगे। यहाँ पे ये चलता रहेगा, इनके लिए बेहतर है कि अपने आप को ये सबमिट कर दें, ट्रेल दे दे और सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। नहीं भी देंगे अरशद, तो वो ट्रेल तो आ चुकी हुई है। वो पैनामा लीक्स के अंदर उन्होंने शवाहिद के साथ दिया हुआ है कि 2092-93 में जब ये बच्चे 21-22 साल के थे और वो पैसे कहाँ से आए, वो ट्रेल तो आ गई। इन्होंने बताना है कि वो पैसे कहाँ से आए। अब वो जमाना नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, उसको जस्टिफिकेशन देनी है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि ये पैसा गया कैसे और क्यों नहीं गया। खुर्शीद साहब ने आज पूछा ना असेंबली की कार्रवाई में, उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भेजा गया पैसा किस तरीके से गया, ये पैसा कहाँ से आया था। कीजिएगा, मैं अरशद साहब की बात से पहले
उनके सब्सटेंस था खुर्शीद शाह साहब का, मगर पीपल्स वो बेचारे उनकी टोन बड़ी डोसाइल थी। वो भी उनके यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अपने लोग और मुक्तदर तबका, जो मैं कह रहा हूँ ना 100 कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी में भी बैठे हुए हैं। सो उन्होंने भी कहा है उतना की डिमांड करें जितनी आप संभाल सकें। सो ये इतना मैं आपसे दे रहा एग्री कि ये आसान काम नहीं है इसको करना, ये इसके लिए सिर्फ नून लीग रजिस्ट नहीं करेगी, तमाम वो लोग हर पार्टी में जो बैठे हैं, पीटीआई में भी बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी में भी बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग हैं, ये कैसे अलाउ करेंगे? सो इसलिए मैं समझता हूं नॉट बिकॉज पीटीआई पूछ रही है, अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं सुओ मोटो लेना तो कब लेना है, उनको ये कर देना चाहिए। ये पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए कि पार्लियामेंट में पार्टियां आपस में लड़ती रहें, खुद ही मेरा ख्याल इसका सुओ मोटो करके इसका जुडिशियल आमिर साहब, अगर आप इजाजत दें, आमिर साहब के एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए, अब डेविड कैमरून ने कहा कि हाँ जी मेरे वालिद साहब की ऑफशोर कंपनीज में स्टेक्स थे। 2014 के जो एसेट्स डिक्लेयर किए थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने, उसमें एक फिगर दी हुई है कि जी मुझे कोई 19 लाख डॉलर हुसैन नवाज शरीफ साहब ने भेजे। तो ये स्टेक्स क्रिएट यहां भी होती हैं या नहीं होती? भाई ये तो आपने एक बीच में से पॉइंट किया, यहाँ पे इतने ज़्यादा इनके कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हैं फिगर्स में, फैक्ट्स में, कि कुछ भी नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल वो 2-4 दफ़ा बता चुके हैं, कभी कहते हैं कि वो पैसे 2006 में गए, 2012 में गए, 2098 में गए, कभी वो फ्लैट खरीदे जाते हैं, कभी नहीं खरीदे जाते। सो मेरा ख्याल थोड़ी सी उनके यहाँ अक्लमंदी आई है कि फ़िलहाल वो बयान बंद हो गए, स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे। तो ये बातें मेरा ख्याल ये कमीशन के लिए बचा के रख लें तो आसान है मीडिया में। और साथ में ये जो पीएम हाउस के अंदर स्ट्रेटेजी कमेटी बनती है ना, जो अगेन पीटीवी की तरह हमारे वसाइल के साथ बनती है, आई एम टोल्ड कि पीडीआई से पीआईडी से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर और मैन पावर इस्तेमाल हो रही है, वो ना करें, ये पार्टी के फंड से जरूर कर लें, पर फिर भी उसके बस की बात नहीं है इसको हैंडल करना। ये बहुत सीरियस मसला है और ये इतनी इनके बच्चों के बस की बात नहीं है। सही सही। अच्छा अरशद शरीफ साहब, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, एक सवाल और आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाएंगे। आज हमने ये भी देखा कि इमरान खान ने कहा कार्रवाई में कि एक आजाद कमीशन बनाया जाए, वरना हमारे पास सड़कों पर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या आप समझते हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि यौम तासीस के हवाले से वो डी चौक में जलसा करने जा रहे हैं, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि सड़कों पर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। समझते हैं कि पैनामा लीक्स को सामने रखते हुए, एक आड़ में इसकी आते हुए वो धरना देने जा रहे हैं एक बार फिर से? आप ये बताएं आपके स्विस अकाउंट्स हैं? नहीं। और अगर स्विस अकाउंट्स निकल आए उस धरने से पहले और पता लगे कि जी फलाने स्विस अकाउंट में इतने डॉलर पड़े, इतने मिलियन डॉलर, इतने मिलियन पाउंड पड़े, तो फिर आप क्या सवाल करेंगे? मेरे पास तो स्विस नाइफ है, अगर उससे काम चलता हो तो आप चला लें। लेकिन आप मेरे सवाल को गोल कर गए। मेरे ख्याल फिर कौम का रिएक्शन भी कुछ इसी तरह का आएगा, क्योंकि वो फिर एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके पास आ जाएगा और आपको छुपने की जगह उसके बाद शायद ना मिले। सही। अब ये देखना होगा कि छुपने की जगह मिल पाती है या नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।